Assalamu alaikum dear students. Here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. आज का हमारा लेक्चर है बेटा, बेसिकली ये लेक्चर जो रिमेनिंग पोर्शन है जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड, अब इसी का ही एक छोटा सा हिस्सा रहता था बेटा, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। तो आज का हमारा लेक्चर है सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। देखिए सल्फेट ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स क्या क्या होंगे बेटा? द सल्फेट्स ऑफ group 2 elements are क्या क्या होंगे बेटा इसमें? पहला होगा बेटा बेरिलियम सल्फेट, दूसरा है मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट। ये बेसिकली हमारा ग्रुप 2 सल्फेट्स है। अब सल्फेट में ना बेटा याद रखिएगा, अगर हम सॉल्युबिलिटी देखें तो टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। क्या होगा बेटा? द सॉल्युबिलिटी ऑफ sulfates of group 2 elements decreases from top to bottom in ग्रुप के अंदर जो है टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा। दिस मीन, इसका मतलब क्या है बेटा? दिस मीन बेरिलियम सल्फेट is the most soluble followed by क्या होगा बेटा? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट being a least soluble। तो ये आपने याद रखनी है ट्रेंड कि सबसे ज्यादा बेरिलियम सल्फेट सॉल्युबल होगा बेटा, ठीक है, और सबसे लीस्ट सॉल्युबल जो है वो बेरियम सल्फेट होगा। अब हमने इसकी रीजन डिस्कस करनी है कि ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। अब आपने एक चीज यहां पे क्लियरली याद रखनी है कि सल्फेट आयन जो है ना बेटा, ये कोई स्मॉल एनाइन नहीं है। तो हम कह सकते हैं यहां पे कि सल्फेट आयन, अब यहां पे सल्फेट आयन क्या है बेटा? SO4 -2 आयन इज अ लार्ज आयन। ये एक लार्ज आयन होता है बेटा, ठीक है। अब लार्ज आयन होने का क्या मतलब है? सपोज करते हैं कि वी हैव बेरिलियम +2 आयन, इसके बाद इससे बड़ा कौन सा होता है बेटा? मैग्नीशियम, इससे बड़ा कौन सा होता है? कैल्शियम, इससे बड़ा स्ट्रोंशियम, ठीक है, और सबसे लार्ज कौन सा होता है बेटा? सबसे लार्ज होता है बेरियम, ठीक है। थोड़ा सा मैंने साइज को वेरी करके बनाया है। तो यहां पे दिस इज द बेरिलियम Be+2, दिस इज मैग्नीशियम +2, दिस इज कैल्शियम +2, स्ट्रोंशियम +2 एंड बेरियम +2। ये हमारे पास ग्रुप 2 के आयन्स है। अगर मैं सल्फेट को बनाऊं तो सल्फेट जो है ना बेटा, इसका साइज चलो हम सपोज कर देते हैं कि ये ऐसा है, ठीक है, और लीस्ट वाले को मैं बना लेता हूं, ऐसा है, ठीक है। अगर आप इन दोनों में जरा गौर से देखें तो सल्फेट जो है ना बेटा, यहां पे SO4 -2 और यहां पे SO4 -2, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए
सल्फेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? एस डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, और अगर हम यहां पे बना लेते हैं ऐसा, ठीक है, और चलिए इसके साथ भी डबल बॉन्ड बना लेते हैं, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड नेगेटिव, ये सल्फेट है। एक लार्ज सा क्या होता है बेटा? सल्फेट का रेडिकल होता है चार्ज। अब इस केस में क्या हो रहा है, यहां पे ऊपर वाली केस में स्मॉल केटाइन प्लस लार्ज केटाइन, ठीक है ना, एनाइन, सॉरी, ठीक है, स्मॉल केटाइन और लार्ज एनाइन, इन दोनों के दरमियान क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो हमें पता है कि ये वीक बॉन्ड होता है, ये वाला बॉन्ड क्या होता है? वीक होता है। जबकि नीचे वाले में अगर आप देखें तो यहाँ पे लार्ज केटाइन है और लार्ज ही एनाइन है। तो इन दिस केस क्या होगा बेटा? द बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, यहां पे बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। देखे ना, नीचे वाले जो बॉटम के मेंबर है उसके साथ सल्फेट का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, जबकि जो टॉप के मेंबर है उसके साथ क्या है? वीक है। तो जाहिर बात है बेटा, जब टॉप टू बॉटम बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी, तो बेसिकली लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगा? लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब लैटिस एनर्जी ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा बेटा? इसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। जब इसको ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा तो यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी। जब हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाती है। अब आपको मैंने ये पहले भी बताया हुआ कि बेटा दैट इज कि हाइड्रेशन एनर्जी, मैंने आपको ये प्रीवियस लेक्चर में बड़ी डिटेल में पढ़ाया था कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑन आयन के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखता है, एंड इनवर्स रिलेशन टू द साइज ऑफ यू कैन से आयन, ठीक है, इसके साथ इनवर्स है। जबकि लैटिस एनर्जी क्या था बेटा? लैटिस एनर्जी ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के साथ, ठीक है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? सम ऑफ आयनिक रेडाई ऑफ केटाइन प्लस आयनिक रेडाई ऑफ एनाइन। अब आप दोनों केस में देखें तो लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है यहां पे टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है क्योंकि साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। लेकिन मैंने अभी आपको स्ट्रेंथ के हवाले से कहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम स्ट्रेंथ के बेस पे कहें तो जो बॉटम के मेंबर है उसके साथ स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का मतलब है लैटिस एनर्जी ज्यादा एज कंपेयर टू क्या? एज कंपेयर टू जो टॉप के मेंबर है उसके उससे उससे रिलेट अगर हम करते हैं तो बॉटम के मेंबर की जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो वहां पे लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। लेकिन ओवरऑल जनरल ट्रेंड देखें तो टॉप टू बॉटम लैटिस एनर्जी क्या हो रही है? लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, टॉप टू बॉटम लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है, साथ में हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? जब दो अपोजिट फिनोमेना साथ में डिक्रीज हो रही हो तो देखना है कि कौन सा ज्यादा डिक्रीज हो रही है। तो बेटा इस केस में लैटिस एनर्जी की निस्बत हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा डिक्रीज होती है, क्योंकि लैटिस एनर्जी इसलिए डिक्रीज तो होगी लेकिन कम डिक्रीज इसलिए होगी क्योंकि वहां पे लार्ज केटाइन और लार्ज एनाइन के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जबकि हाइड्रेशन एनर्जी का रिलेशन आपको पता है कि साइज के साथ है आयन के, तो साइज ऑफ आयन जितना ज्यादा बढ़ेगा हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो लैटिस एनर्जी से ज्यादा डिक्रीज हो रही है, इसलिए सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। और जो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है ना बेटा, ये मोर पॉजिटिव हो जाती है, मतलब मोर एंडोथर्मिक हो जाती है। तो हम यहाँ पे इसकी रीजन क्या लिखेंगे बेटा? इसकी रीजन हम ये लिखेंगे कि द solubility of sulfates of group 2 elements decrease from top to bottom in group, top to bottom in group due to decrease
due to decrease in hydration energy and lattice energy however however the decrease in hydration energy is more rapid than the decrease in lattice energy, therefore the enthalpy of solution become more positive या इसी को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। जितना ज्यादा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एंडोथर्मिक होगी ना बेटा, उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। ठीक हो गया बेटा। अगर हम इसका ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी लिखे तो बेटा इस केस में उलट हो जाएगा। इस केस में सॉल्युबिलिटी का जो ऑर्डर है वो उलट हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर उलट कैसे होगा? यहां पे सबसे ज्यादा सॉल्युबल जो है वो बेरिलियम सल्फेट होगा, देन मैग्नीशियम सल्फेट, देन कैल्शियम सल्फेट, देन स्ट्रोंशियम सल्फेट एंड फाइनली बेरियम सल्फेट सबसे लीस्ट सॉल्युबल होगा। तो हम कह सकते हैं कि बेरिलियम सल्फेट इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम सल्फेट and magnesium sulfate is greater than calcium sulfate and strontium sulfate are followed by the least soluble barium sulfate। ठीक है बेटा। आप इसमें एक और रीजन भी कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे ना इसको मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा आसान और कर देता हूँ ताकि आपको ये और समझ आ जाए। ठीक है। तो देखिए आपको पता है कि पोलराइजिंग पावर जो है ना, पोलराइजिंग पावर जो है वो क्या होता है, आपके पास बेरिलियम +2 की सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, Be+2 की सबसे ज्यादा, देन मैग्नीशियम +2, देन कैल्शियम +2 और इसी तरह से आगे जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जब पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो बेरिलियम सल्फेट के अंदर ना बेटा ज्यादा पोलराइजेशन होगा, हाई पोलराइजेशन होने से क्या हो जाएगा बेटा, हाई पोलराइजेशन होने से क्या हो जाता है, वीक बॉन्ड होता है। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, वीक बॉन्ड हो जाता है, इसलिए ये हाइड्रेशन एनर्जी इसकी ज्यादा हो जाती है बनिस्बत इसके बेटा लैटिस एनर्जी की, इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने की वजह से ये क्या कर लेता है, मोर सॉल्युबल होता है बेरिलियम सल्फेट, जबकि इसका उलट क्या है, बेरियम सल्फेट का होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। आई होप सो बेटा आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। बहुत सिंपल सा टॉपिक था बेटा। यहीं पे हम अपने लेक्चर को स्टॉप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।